साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, ये मगध साम्राज्य का उद्भव एवं विकास चल रहा है। तो आगे हम देखते हैं मगध साम्राज्य का उद्भव एवं विकास। कल के वीडियो में हम उद्भव के बारे में बताए थे। बिंबिसार पहला ऐसा राजा था जो 544 ईस्वी पूर्व में जिसने सबसे पहले प्रशासनिक ढांचा दिया। और उससे पहले जनपद हमने बताया था कि सबसे पहले जो वैदिक काल था जिसमें जन की जो है प्रधानता थी और कबीलावाद था। उसके बाद कई कबीले मिलकर जो है वो एक साम्राज्य का रचना करते हैं और उसमें 16 महाजनपद बनते हैं। बाद में लोहे के मिलने के बाद 16 महाजनपद बनते हैं और 16 महाजनपद में मगध साम्राज्य को मैंने बताया था कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना, क्योंकि उसके दो कारण थे। एक तो लोहे का मिलना, पास में ही पाटलिपुत्र और वहाँ पे लोहे का मिलना। दूसरा गंगा के किनारे का जो क्षेत्र था, द्वाब का क्षेत्र था, तो वहाँ पे उपज और कृषि बहुत अच्छी होती थी जिससे कि व्यापार बहुत अच्छा होता था। और इसी कारण मगध का जो साम्राज्य और मगध बहुत ही शक्तिशाली बन के उभरा। और सबसे पहला राजा बिंबिसार जो कि एक प्रशासनिक ढांचा दिया और इतिहास के पन्नों पे सबसे पहला नाम दर्ज हुआ बिंबिसार का। और बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, उसका पुत्र अजातशत्रु होता है, इसे पितृहंता कहते हैं। इसने अपने पिता का ही वध करके और साम्राज्य को हासिल किया था। और अजातशत्रु को कुणिक नाम से कहा जाता है। और उसके बाद अजातशत्रु ने जो काम किए, आज हम अजातशत्रु उदयन नागदशक और उसके बाद शिशुनाग वंश और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आज ये ख़त्म कर लेंगे। फिर अगले दिन हम हिंद यूनानी आक्रमण, जो सिकंदर का आक्रमण होता है, उसका लेक्चर लेंगे और उसके बाद मौर्य काल। तो जल्दी ही प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं अजातशत्रु के बारे में थोड़ा सा। ये बहुत ही शक्तिशाली, अजातशत्रु बहुत शक्तिशाली राजा था और इसने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए बहुत बुद्धिमानी से काम लिया और अपने मंत्री वस्कर को भेज करके वैशाली के संघ में फूट डलवा के और उस पर भी अपना अधिकार कर लेता है। तो ये हम बिंदु लिख लेते हैं कि अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्यकार या वस्यकार, कहीं कहीं वर्षकार भी मिलता है, ने अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्यकार को वैशाली में संघ में फूट डालने के लिए, वहाँ पे 8 राजाओं का संघ था जो कि बहुत ही शक्तिशाली संघ था, संघ में फूट डालने के लिए भेजा। और सफल भी हुआ, संघ में फूट पड़ा, सफल भी हुआ और वहां पर विजय प्राप्त किया। अजातशत्रु पहला शासक था जिसने पाटलिपुत्र के महत्व को समझा और उसने पाटलिपुत्र को बढ़ावा देने के लिए वहाँ काफ़ी कुछ जो है काम किया। लेकिन
पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को उदयन ने ही सबसे पहले राजधानी बनाया। हालांकि अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में बहुत कुछ अपना प्रशासनिक ढांचा वहाँ से शुरू किया था, लेकिन उदयन अजातशत्रु का लड़का था, उसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। तो इसके बाद उदयन आएंगे, और जैसा कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, इसी तरीके से उदयन अजातशत्रु की हत्या करके और गद्दी पर बैठता है। तो ये भी आगे लिख लेते हैं। 461 ईस्वी पूर्व 461 ईस्वी पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा। उदयन ये हम लिख लेंगे कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन करता है, या यहाँ पे लिख लेते हैं उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। लेकिन नोट करके एक बात हम जान लें कि अगर ये प्रश्न आता है कि पाटलिपुत्र के महत्व को किसने समझा, तो पाटलिपुत्र को महत्व को सबसे पहले अजातशत्रु ने समझा। अगर ये प्रश्न आता है कि पाटलिपुत्र के महत्व को सबसे पहले किस शासक ने समझा, तो इसका उत्तर होगा अजातशत्रु। लेकिन अगर ये प्रश्न आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना कौन करता है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन करता है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक ही बात है, लेकिन दो शासक आते हैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर आता है कि जो ये किस धर्म का अनुयायी था, तो ये उदयन जैन धर्म का उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। फिर उदयन के बाद नागदशक आते हैं। ये हर्यक वंश का अंतिम राजा होता है। उदयन के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं उदयन के बाद नागदशक जो हर्यक वंश का अंतिम राजा होता है। हमने बताया था कि जो मगध का उद्भव होता है, सबसे पहले हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश अभी शिशुनाग वंश आएगा, और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आएगा। तो यही जो अंतिम राजा नागदशक, ये इसी की हत्या करके शिशुनाग जो है वो शिशुनाग वंश की हत्या करते हैं, और शिशुनाग का लड़का कालाशोक होता है। इसी कालाशोक के ही काल में द्वितीय बौद्ध संगीत भी होती है। तो और उसके बाद शिशुनाग वंश के समाप्ति के बाद नंद वंश की राजा होता है, और नंदी वर्मन को सबसे पहले ये महापद्म नंद हत्या करके और शासन करते हैं। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदवर्धन होता है। लेकिन पहले उदयन का जो नागदशक हैं, हम नागदशक के बाद देख लेते हैं। तो ये लिख लेते हैं नागदशक को उसके अमात्य 412 ईस्वी में, यहाँ पे लिख लेते हैं
नाग दशक को उसके अमात्य 412 ईस्वी पूर्व में 412 ईस्वी पूर्व में नाग दशक को उसके अमात्य, और अमात्य का नाम होता है शिशुनाग, अमात्य शिशुनाग 412 ईस्वी में पूर्व 412 ईस्वी पूर्व में अबदस्त कर हत्या कर देते हैं, या 412 ईस्वी पूर्व में हत्या कर देते हैं और शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। तो हम ये साथियों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, और हम आगे शिशुनाग वंश लिखते हैं। इसके बाद हर्यक वंश ये कंप्लीट हो गया। अभी तक ये हर्यक वंश ही चल रहा था, हर्यक वंश। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे शिशुनाग वंश, यहाँ पे क्या करता है शिशुनाग? शिशुनाग अपनी राजधानी शिशुनाग ने अपनी राजधानी का परिवर्तन कर देता है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र की जगह वैशाली को राजधानी बनाता है। यही वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगीत होती है। वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगीत होता है। और अगर बौद्ध संगीत होता है तो जाहिर सी बात है शिशुनाग बौद्ध धर्म का अनुयायी था। शिशुनाग के बाद उसका लड़का कालाशोक होता है। ये जो वैशाली में बौद्ध संगीत होता है ये बौद्ध संगीत कालाशोक के काल में होता है। ये बौद्ध संगीत कालाशोक जो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत होता है, ये उसका उत्तराधिकारी कालाशोक होता है। कालाशोक के काल में ही द्वितीय बौद्ध संगीत, ये शिशुनाग के काल में नहीं, जबकि शिशुनाग का अगला जो वंश आता है, शिशुनाग वंश का अगला जो राजा बनता है उसका पुत्र कालाशोक के काल में ही द्वितीय बौद्ध संगीत होता है।
और ये वैशाली में होता है। फिर अगला कालाशोक के बाद हम देख रहे हैं कालाशोक फिर अपनी राजधानी को चेंज कर लेता है और यह पुनः अपनी राजधानी कालाशोक ने पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र कर लेता है। एक बार शिशुनाग वंश को हम फिर से देख लेते हैं। शिशुनाग वंश अपनी राजधानी शिशुनाग वंश ये नाग दशक की हत्या करके शिशुनाग जो है अमात्य होता है और यह अंतिम हर्यक वंश के अंतिम राजा नाग दशक की हत्या करके और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है और यह अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर लेता है। और बाद में वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगीत होती है, लेकिन ये कालाशोक के काल में होती है। कालाशोक में बौद्ध संगीत द्वितीय बौद्ध संगीत होता है। यह शिशुनाग का लड़का होता है कालाशोक और इसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीत होता है। और यह 412 ईस्वी में शिशुनाग वंश 412 ईस्वी में शिशुनाग वंश की जो है आता है। यहाँ पे 412 ईस्वी पूर्व हम लिख लेते हैं। तो ये शिशुनाग वंश का हुआ। अब शिशुनाग वंश का जो कालाशोक होता है, कालाशोक के बाद इस शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक होता है वह नंदिवर्मन होता है। नंदिवर्धन नाम है। यहां पे हम लिख लेते हैं शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदवर्धन होता है और नंदवर्धन को अपदस्थ करके और महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना करी। तो यहाँ इसको हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर हम मिटा देते हैं। अब हम लिख लेते हैं नंदवंश नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद होते हैं। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद था। और यहीं पे लिख लेते हैं नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। यह धनानंद यह सिकंदर का समकालीन होता है। सिकंदर का समकालीन होता है। यह सिकंदर का समकालीन होता है और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। लिख लेते हैं इसे मतलब धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से चाणक्य को विष्णुगुप्त की सहायता से हराया था।
और मगध साम्राज्य और हराया था, और मगध की जगह मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की या किया था। मौर्य वंश आ जाता है तो हम देखते हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और फिर मौर्य वंश। लेकिन बीच में एक ईरानी आक्रमण होता है जो कि सिकंदर को हम लोग जानते हैं, सिकंदर का आक्रमण होता है और सिकंदर बिल्कुल उत्तर पश्चिम क्षेत्र पे ही लड़ाई करता है और वहीं से वापस चला जाता है और उस लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य भी शामिल होते हैं। तो किसकी तरफ से चंद्रगुप्त मौर्य शामिल होते हैं और कब ये सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण से भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है, व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ की संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इंडो यूनानी क्या असर पड़ता है और मौर्य साम्राज्य पर जो यूनानियों का जो प्रभाव है वो कैसा रहा है। तो एक वीडियो हम यूनानी यानी कि सिकंदर के आक्रमण पर लेंगे और इम्पॉर्टेंट भी है, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो साथियों अभी एक वीडियो के बाद हम ये जो सिकंदर का वीडियो बनेगा उसके बाद हम मौर्य काल में पहुँच जाएंगे और मौर्य काल 1-2 वीडियो में ख़त्म करके फिर हम गुप्त काल और बहुत ही जल्दी प्राचीन इतिहास ख़त्म करके मेडुअल और मॉडर्न में आ जाएंगे। तो साथियों आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद।